हेलो फ्रेंड्स, अशोक आइश में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, यूपीएससी प्रीलिम्स पीवाईक्यू प्रैक्टिस सीरीज में हम 48 वर्षों के प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें हम 1979 से लेकर के वर्तमान समय तक अर्थात 2026 तक के जो भी पीवाईक्यूज हैं, सारे पीवाईक्यूज का अध्ययन करेंगे अर्थात प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो हमने 1979 के पूरे पीवाईक्यूज लगा लिए थे। अब हम 1980 में आ गए हैं। 1980s के भी पूरे पीवाईक्यू लगा चुके हैं, बस आखिरी पार्ट ये बचा हुआ है। इसमें हम 25 सवाल लगा करके इस पार्ट को भी समाप्त कर देंगे और फिर हम चले आएंगे 1981 पे अर्थात 1921 पे। ठीक है, तो आपको मैं एक बार बता दूं कि हो सकता है मैंने पहले जो है इस प्रश्न पत्र को पूरी तरह से नहीं देखा था, तो मैं उस तरह से बता रहा था कि लगभग 200 प्रश्न आते थे। ठीक है, तो 1979 में 200 प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, फिर 1980 से जो है 1980 से 1980 से 150 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो 150 प्रश्नों की प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो ये 150 प्रश्न ही अब आपको मिलेंगे। ठीक है, बाकी आगे चलते हैं, जैसे जैसे प्रश्न आएंगे मैं आपको बताता रहूंगा, क्योंकि मुझे बताना मेरा काम है, साफ साफ बताना है, साफ सुथरी बात करनी है और बहुत अच्छे ढंग से हमको पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो चलते हैं, हम प्रश्नों की प्रैक्टिस करते हैं। कोई भी प्रश्न आपको हम छोड़ के नहीं देंगे, सारे प्रश्नों का जो है हम प्रैक्टिस करते रहेंगे। ठीक है, तो कुछ प्रश्न बचकाने से लगेंगे, बच्चों जैसे लगेंगे, लेकिन जैसे प्रश्न आते थे तो वैसे प्रश्न हम आपको दिखाएंगे और कराएंगे। ठीक है, अब मैं बीच बीच में ये भी बताता रहूंगा कि इस प्रश्न को आपको बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है या इस प्रश्न को बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, लेकिन हमको प्रश्नों की जो श्रृंखला है, प्रश्नों की श्रृंखला की मतलब मान लो 150 प्रश्न हमें कराने हैं, तो 150 प्रश्न अगर जीएस के हैं तो मैं सभी आपको दिखाऊंगा, भले चाहे वो आपके काम का ना हो, लेकिन वो केवल दिखा करके उसको पढ़ना नहीं है, याद नहीं करना है, ना ही प्रैक्टिस में आपको यूज करना है, बस आपको दिखाना है कि ये प्रश्न आया था, तो जिससे क्या हो कि हम 150 प्रश्नों की पूरी एक श्रृंखला पूरी कर सकें। बाकी बेफजूल की चीजें होंगी जो बिल्कुल बिल्कुल मतलब की नहीं है, तो उनके विषय में हम डिस्क्रिप्शन में कुछ देंगे ही नहीं, फालतू की बातें करेंगे ही नहीं। ठीक है, तो हमको कचड़ा नहीं पढ़ना है, बस ये है कि पीवाईक्यूज में जो चीजें हैं वो आपको दिखानी है। ठीक है, तो इस प्रश्न को पढ़ते हैं, ज्यादा इधर उधर की बात ना करते हुए सीधे हम प्रश्नों पर आएंगे, क्योंकि आपको पता है कि हमारे जो इस चैनल का ध्येय है, उद्देश्य है, सिर्फ पढ़ाई की बात करेंगे। हम यहाँ पर वार्तालाप करने के लिए नहीं आए हुए हैं। ठीक है, आपका सिलेक्शन कराना है हिंदी मीडियम से, आपका सिलेक्शन होना चाहिए दोस्तों, बस आप लोगों का साथ चाहिए। आप अगर इस तरह से साथ देंगे तो पिछले 48 वर्षों के सारे प्रश्न कराने के बाद एक टेस्ट सीरीज भी हल कराऊंगा मैं। ठीक है, उस टेस्ट सीरीज को भी आप हल कर लोगे तो आपका पूरा काम हो जाएगा और आपका प्रीलिम्स रुकेगा ही नहीं। ठीक है, बाकी स्टेट पीसीएस के लिए भी आप इससे काफी कुछ सीख सकते हो। ठीक है, तो चलते हैं, हम प्रश्नों की प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ क्या कह रहा है 126 नंबर प्रश्न पे, नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। चंद्रमा पर चलते समय, अब देखिए प्रश्न ये पूछ रहा है, चंद्रमा पर चलते समय अब आपसे पूछ रहा है उसका द्रव्यमान तो वही रहा लेकिन वजन बढ़ गया, उसका द्रव्यमान तो वही रहा लेकिन वजन कम हो गया। ठीक है, उसका द्रव्यमान और वजन दोनों कम हो गए, उसका द्रव्यमान बढ़ गया लेकिन वजन वही रहा। अब इसका आंसर बताइए, जिन्होंने साइंस पढ़ रखा होगा इसके बारे में पता होगा। तो चंद्रमा पर क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स पृथ्वी की अपेक्षा कम होता है, ये तो आपको पता ही है, ये तो सिंपल सी बात है। बाकी इसका आंसर बताइए, आपको पता होगा, ये तो नील आर्मस्ट्रांग की बात कर रहा है, लेकिन कोई भी व्यक्ति जाएगा तो उसका क्या होगा, वहां पर चंद्रमा पर अगर वो चल रहे होंगे तो उनका वजन, उनका द्रव्यमान कैसा रहेगा। ठीक है, और वेट कैसा रहेगा, वजन कैसा रहेगा, तो आपका इसका आंसर होगा बी, उसका द्रव्यमान तो वही रहा लेकिन वजन कम हो गया। इसके बारे में हम देख लेते हैं, उसका द्रव्यमान तो वही रहा लेकिन वजन कम हो गया, अर्थात बी आंसर ही है। अब मुख्य बिंदु और स्पष्टीकरण इसका पढ़ लेते हैं। द्रव्यमान, किसी वस्तु का द्रव्यमान उसमें समाहित पदार्थ की कुल मात्रा होती है, यह पूरे ब्रह्मांड पर हर जगह अपरिवर्तित होता है, मतलब एक समान ही रहेगा। मान लो कि आपका वजन अगर 45 किलो है, ठीक है, तो 45 किलो वजन में जो भी पदार्थ हैं वो पदार्थ उतने ही रहेंगे, उतने वजन के रहेंगे। ठीक है, वो अपरिवर्तित नहीं रहेंगे, लेकिन इसलिए चंद्रमा पर भी नील आर्मस्ट्रांग का द्रव्यमान वही रहा जो पृथ्वी पर था। ठीक है, सिंपल सी बात है। वजन या भार में क्या अंतर हुआ, वजन वह बल है जिससे कोई ग्रह या उपग्रह किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचता है। ठीक है, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का 1/6 होता है, 6 भाग है। ठीक है, जिसके कारण वहां भी किसी वस्तु का वजन काफी कम हो जाता है। ठीक है, तो आपका निर्मष्टांक का या आपका किसी का भी वजन वहां पर चलते हुए कम हो जाएगा और द्रव्यमान वही रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं, हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। तारों की दूरी किस प्रकार मापी जाती है। अब किस प्रकार मापी जाती है तो सिंपल सवाल है, पिछली बार भी हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन में पढ़ा था। ए प्रकाश वर्ष में, बी किलोमीटर प्रति सेकंड में, सी केवल किलोमीटर में,
और डी समुद्र मील में। अब आपको मैंने पिछली बार बताया था कि जो समुद्र में हम लोग दूरी मापते हैं, मान लो ये समुद्र है और समुद्र में एक छोर से दूसरी ओर छोर जाएंगे तो उसमें जो समुद्री दूरी होती है उसको हम लोग समुद्री मील बोलते हैं या नॉटिकल मील बोलते हैं। वो कितना होता है? 1.8 किलोमीटर का होता है, मतलब 1800 मीटर के आसपास का समुद्री मील होता है। ये पिछली बार क्वेश्चन में आया था तो हमने बताया था। लेकिन जब तारों के बीच की दूरी को मापते हैं तो हम प्रकाश वर्ष में नापते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? प्रकाश वर्ष। इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं हम। प्रकाश वर्ष ही इसका आंसर है। स्पष्टीकरण पढ़ लेते हैं। प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर जिसको बोलते हैं, यह दूरी एक मात्रक है। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। ये यूपीएससी ने अभी हाल फिलहाल में प्रश्न पूछा 2022-23 के आसपास। ठीक है। खगोलीय पिंडों जैसे तारों, आकाशगंगाओं के बीच की दूरी बहुत अधिक होती है, जिसे किलोमीटर में मापना असुविधाजनक होता है, इसलिए इसे प्रकाश वर्ष मापा जाता है। ठीक है, प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। किलोमीटर प्रति सेकंड के बारे में, यह चाल या वेग का मात्रक है। किलोमीटर प्रति सेकंड क्या है? चाल या वेग का मात्रक है। समुद्री मील, नॉटिकल मील हमने पढ़ ही लिया था। इसका उपयोग समुद्री या हवाई नेविगेशन दूरी मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? ए रिकेट्स, बी रतौंधी, सी पेलाग्रा और डी स्कर्वी। अब आपको इसके बारे में बताना है कि इसमें से क्या होता है। ये विटामिन डी की कमी से क्या होता है। स्टेट पीसीएस में अभी भी ये सवाल डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर होगा ए, रिकेट्स होता है। ठीक है, आप लोग कमेंट्स में भी दोस्तों आंसर बताते रहना। मुखबिंद या स्पष्टीकरण, रिकेट्स ये बच्चों में होने वाली एक बीमारी है जो मुख्य रूप से विटामिन डी की कमी के कारण होती है। इसमें हड्डियां कमजोर और मुलायम हो जाती हैं, जिससे वे आसानी से मुड़ या टूट सकती हैं। ठीक है। रतौंधी जिसे नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, यह आंखों की बीमारी है जो विटामिन ए की कमी के कारण होती है, जिसमें रात या कम रोशनी में साफ नहीं दिखाई देता है। ठीक है, रात में इसमें दिखाई नहीं देता है। पेलाग्रा यह बीमारी विटामिन B3 नियासिन की कमी के कारण होता है, जिसके मुख्य लक्षणों में त्वचा रोग और दस्त शामिल होते हैं। ठीक। स्कर्वी यह मसूड़ों की बीमारी है जो विटामिन सी की कमी के कारण होती है, जिससे मसूड़ों से खून आना और कमजोरी जैसी समस्याएं होती हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं हम। एक ही तत्व के समस्थानिकों में समस्थानिकों की संख्या में अंतर होता है। किस कारण से अंतर होता है? ए प्रोटॉन के कारण, बी न्यूट्रॉन के कारण, सी इलेक्ट्रॉन के कारण और डी पॉजिट्रॉन के कारण। इसका आंसर बताइए जल्दी से, क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका न्यूट्रॉन। ठीक है, इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं हम। इसका आंसर होगा आपका न्यूट्रॉन। समस्थानिक आइसोटोप्स क्या है? एक ही तत्व के वे परमाणु होते हैं, एक ही तत्व के, कोई मान लो ये तत्व है, उसी के वे परमाणु होते हैं जिनकी परमाणु संख्या, जैसे प्रोटॉन की संख्या, परमाणु की जो संख्या होती है वो समान होती है, लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, अंतर का कारण क्या है? परमाणु संख्या समान होने के कारण उनमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या तो बराबर होती है, लेकिन उनके नाभिक न्यूक्लियस में मौजूद न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है, इसी कारण उसे द्रव्यमान में अंतर आता है। ठीक है, उदाहरण हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, जैसे प्रोटियन न्यूट्रॉन, ड्यूटेरियन 1 न्यूट्रॉन और ट्रिटिनियम 2 न्यूट्रॉन। ठीक है, इस तरह से। बाकी आगे चलते हैं। इसके बारे में बहुत ज्यादा आपको अंदर जाने की जरूरत नहीं, बस इतना है कि ये जानते रहेंगे तो स्टेट पीसीएस में कोई सवाल इस तरह का आता है तो आप आराम से कर लोगे। ठीक है, आगे चलते हैं हम। ये सारे 129 तक प्रश्न कर लिए ना, 130 नंबर प्रश्न। ठीक है, ये क्या कर रहा है? स्टेनलेस स्टील में निम्नलिखित में से क्या होता है? अब आपको स्टेनलेस स्टील में क्या होता है? एल्युमिनियम और जस्ता होता है, क्रोमियम और कार्बन होता है, सी जस्ता और पारा होता है, तांबा और कैडमियम होता है। इसका आंसर जल्दी से बताइए क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका बी, क्रोमियम और कार्बन। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। क्रोमियम और कार्बन ही इसका आंसर है। स्टेनलेस स्टील एक मिश्रित धातु होती है, मतलब एलॉय होती है, मिश्रित धातु होती है। इसमें मुख्य रूप से लोहा होता है, जिसके साथ क्रोमियम और कार्बन मिलाया जाता है। कई बार इसमें निकेल और मैग्नीज भी शामिल किए जाते हैं। ठीक है, क्रोमियम की भूमिका क्या होती है? क्रोमियम मिलाने से स्टील पर एक अदृश्य परत बन जाती है, जो इसे जंग, रस्ट और संक्षारण से बचाती है। ठीक है, कार्बन की भूमिका क्या होती है? मुख्य रूप से धातु कार्बन मुख्य रूप से धातु को मजबूती और कठोरता प्रदान करने के लिए मिलाया जाता है इसमें। ठीक है, तो क्रोमियम और कार्बन उसमें मिले होते हैं। आगे चलते हैं हम। प्रसंस्करण और खाना पकाने के दौरान भोजन का कौन सा भाग सबसे अधिक नष्ट हो जाता है? प्रसंस्करण और खाना, मतलब फूड प्रोसेसिंग, जब आप फूड बना रहे होते हैं उस दौरान, पकाने के दौरान कौन सा भाग अधिक नष्ट होता है? ए प्रोटीन, बी विटामिन, सी कार्बोहाइड्रेट और डी वसा। अब आप इसका आंसर बताइए जल्दी से, क्या होगा?
कौन सी चीजें इसमें नष्ट हो जाती हैं? आपका आंसर होगा इसका बी, विटामिन इसमें नष्ट हो जाते हैं। आगे चलते हैं हम। विटामिन ही इसका आंसर है। विटामिन का नष्ट होना, विटामिन विशेष रूप से घुलनशील विटामिन जैसे विटामिन सी और बी कॉम्प्लेक्स गर्मी, हवा, पानी के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं। खाना पकाने की उच्च उष्मा हीट और प्रसंस्करण प्रोसेसिंग के दौरान ये सबसे आसानी से और सबसे अधिक मात्रा में नष्ट हो जाते हैं। ठीक है। अन्य पोषक तत्व जैसे प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा तुलनात्मक रूप से अधिक स्थिर होते हैं। पकाने में से उनकी संरचना बदल सकती है, जैसे प्रोटीन का विकृतीकरण हो सकता है, लेकिन वे विटामिन की तरह पूरी तरह नष्ट नहीं होते। जैसे विटामिन नष्ट हो जाते हैं वैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा नष्ट नहीं होते जल्दी। ठीक है। आगे चलते हैं हम। जब लोहे में जंग लग जाती है तो उसका वजन क्या हो जाता है? बढ़ता है, घट जाता है, वही रहता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है? इसका आंसर बताइए, जल्दी से बताइए। ये स्टेट पीसीएस में खूब पूछे जाते हैं इस तरह के सवाल। स्टेट पीसीएस भी एक तरीके से यूपीएससी को फॉलो करता रहा है, तो इसलिए पहले जैसे यूपीएससी प्रश्न पूछता रहा वैसे स्टेट पीसीएस अब पूछता है। ठीक है। तो इसलिए अब आप देखे होंगे पिछले ईयर्स के यूपी स्टेट पीसीएस का सवाल देखा होगा, यूपी का या एमपी का या बिहार का, तो आपने देखा खासकर यूपी की मैं बात कर रहा हूं, तो यूपी में इस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं जैसे 2016, 17, 18 में या 2013, 14 में यूपीएससी पूछता था। तो इस तरह से यूपीएससी को स्टेट पीसीएस खूब फॉलो करते हैं, तो इस तरह के प्रश्नों से आपको स्टेट पीसीएस की खूब आपको मदद मिल जाएगी। ठीक है। तो इसका क्या होता है आंसर? ए होगा, मतलब वजन बढ़ जाता है। जब जंग लग जाता है लोहे में तो वजन उसका बढ़ जाता है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं हम। वजन बढ़ने का कारण, जब लोहे पर जंग लगती है तो लोहा हवा में मौजूद ऑक्सीजन और नमी के साथ रासायनिक अभिक्रिया करता है। इस प्रक्रिया में आयरन ऑक्साइड बनता है। लोहे के साथ ऑक्सीजन के परमाणु जुड़ने के कारण शुरुआती अवस्था में उसका कुल वजन बढ़ जाता है। ठीक है। लंबे समय में प्रभाव क्या होगा? हालांकि जंग लगने से शुरू में वजन बढ़ता है, लेकिन अगर जंग की यह परत टूटकर झड़ने लगे तो धीरे धीरे मूल लोहा नष्ट होने लगता है और बाद में वजन कम होने लगता है। परीक्षा के दृष्टिकोण से शुरुआती रासायनिक बदलाव के कारण इसका उत्तर बढ़ता है माना जाता है। ठीक है। आगे चलते हैं। बॉक्साइट से मुख्य रूप से क्या प्राप्त होता है? ए तांबा, बी एल्युमिनियम, सी लोहा और डी सोना। अब आपको बॉक्साइट से क्या प्राप्त होता है आपको पता ही होना चाहिए इसका आंसर। इसका आंसर होगा बी एल्युमिनियम। पढ़ लेते हैं हम। एल्युमिनियम ही इसका आंसर है। बॉक्साइट एक एल्युमिनियम का सबसे प्रमुख और मुख्य अयस्क है। दुनिया का अधिकांश एल्युमिनियम इसी खनिज को साफ करके निकाला जाता है। ठीक है। कॉपर, तांबे के मुख्य अयस्कों में कॉपर, पाइराइट्स और मैलाकाइट शामिल है। ठीक है। लोहे के मुख्य अयस्क हेमेटाइट और मैग्नेटाइट है। ठीक है। आगे चलते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है और शरीर में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? ए रेनिन, बी क्रिएटिन, सी विटामिन और डी आपका इंसुलिन हो गया। तो अग्नाशय मतलब पेंक्रियास से स्रावित होता है और शरीर में शर्करा की मात्रा, शुगर की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो सिंपल सी बात है, आज तो आपको पता ही होगा कि इंसुलिन ही इसका आंसर होगा। कि जो डायबिटीज के मरीज होते हैं, डायबिटीज के रोगी होते हैं, उनमें क्या होता है, शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, तो बाहर से वो इंसुलिन की गोलियां खाते हैं, इंजेक्शन लेते हैं। तो जो उनका अग्नाशय होता है, पेंक्रियाज जो है, शरीर में उतनी मात्रा में इंसुलिन रिलीज नहीं कर पाता जितनी मात्रा में उनको चाहिए होता है। तो इसलिए वो क्या करते हैं, बाहर से उनको इंसुलिन लेना पड़ता है। तो ये इसका आंसर आपका सी डी होगा, इंसुलिन। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इंसुलिन ही इसका आंसर है। इंसुलिन यह एक हार्मोन है जो अग्नाशय पेंक्रियाज की लैंगर हेंस की द्वीपकाओं की बीटा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। यह रक्त में ग्लूकोज अर्थात शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। इसकी कमी से मधुमेह रोग होता है। ठीक है। रेनिन क्या था? यह गुर्दे द्वारा स्रावित होने वाला एक एंजाइम है जो शरीर में रक्तचाप, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में मदद करता है। तो रेनिन के बारे में भी अगली बार हो सकता है स्टेट पीसीएस में पूछ ले। यूपीएससी तो इस तरह सवाल नहीं पूछेगा, अगर पूछेगा भी तो पूरा एक कथन लिखेगा। ठीक है। लेकिन थोड़ी सी देखिए, ये छोटे छोटे से शब्दावलियां होती हैं, छोटी छोटी सी जानकारियां होती हैं जो आपके सवाल को हल करने में बहुत ज्यादा मदद करेंगी। इसलिए इन सवालों को आपको छोड़ना नहीं। कह रहे ये तो बच्चों जैसे सवाल हैं, सर करा रहे हैं, लेकिन बच्चों जैसे सवाल नहीं है ये सवाल एक तरीके से रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल से आपका क्या होगा, आपकी तैयारी अगर अच्छी होगी, रॉ मटेरियल आपका तैयार होगा, तो बड़े बड़े सवाल इन्हीं छोटे छोटे पॉइंटों से, छोटे छोटी जानकारियों से हल होते हैं। ठीक है। क्रिएटिन क्या है? यह एक यौगिक है जो मुख्य रूप से हमारी मांसपेशियों में पाया जाता है और ऊर्जा उत्पादन में सहायक होता है। ठीक है। आगे पढ़ते हैं। रेफ्रिजरेटर अर्थात जो घर में हम लोग फ्रिज यूज करते हैं में आमतौर पर किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? ए फ्रियोन, बी ऑक्सीजन,
सी अमोनिया, डी सल्फर डाइऑक्साइड। आपको पता ही है इसमें फ्रियोन नामक पदार्थ यूज किया जाता है। ठीक है, पढ़ लेते हैं हम इसके बारे में। फ्रियोन, फ्रियोन या क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC या हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HCFC गैसों का एक ब्रांड है। फ्रियोन एक ब्रांड है, ठीक है, जिसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC या हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HCFC गैसों का मिश्रण है। ठीक है, एक तरीके से मिश्रण नहीं है, मतलब दोनों का मिश्रण नहीं है, ये अलग अलग एक तरह की, या तो CFC होगी, CFC के नाम से फ्रियोन बिक रहा है, या फिर उसके अंदर HCFC होगी। ठीक है, इसका उपयोग घरेलू रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर AC में प्रशीतक मतलब रेफ्रिजरेंट या ठंडा करने वाले पदार्थ के रूप में व्यापक रूप से किया जाता रहा है। अब आप ये बताइए मुझको, CFC जो UPSC की खासकर तैयारी कर रहे हैं या स्टेट PCS की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, वो मुझे बताइए कि HCFC और CFC इनको किस प्रोटोकॉल के तहत बंद किया गया था, मना किया था गया था, इनका यूज नहीं कर सकते आप। ठीक है, मुझे आंसर करके बताना। अमोनिया, इसका उपयोग भी प्रशीतन में होता है, लेकिन मुख्य रूप से बड़े औद्योगिक बर्फ कारखानों, वाणिज्यिक शीतगृहों कोल्ड स्टोरेज में, न कि समान घरेलू रेफ्रिजरेटर में। अमोनिया का यूज जैसे कोल्ड स्टोरेज वगैरह जो होते हैं, बड़े बड़े प्रशीतक होते हैं, वहां पर अमोनिया का यूज किया जाता है, और घरेलू स्तर पर CFC और HCFC यूज होता है। ठीक है, अब वो भी बंद हो रहा है, वो भी बंद हो गया है, अब इसकी जगह कुछ और इस्तेमाल होने लगा, वो भी बताइए आप कि वो क्या इस्तेमाल होने लगा है। ठीक है, और किस प्रोटोकॉल के, किस जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के दौरान इसको बंद किया गया था, ये भी बताइए। पर्यावरणीय प्रभाव, फ्रियोन CFC ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है, इसलिए अब इसके स्थान पर अधिक सुरक्षित विकल्पों जैसे कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC, देखिए ये आ गया ना HFC, आइसोब्यूटेन HFC में आपका R134A और आइसोब्यूटेन में R600A का उपयोग अधिक घरेलू रेफ्रिजरेटर में किया जाने लगा। ठीक है, लेकिन ये बताइए किस सम्मेलन में या किस कॉन्फ्रेंस में ये दोनों को बंद किया गया कि ये अब यूज नहीं कर सकते आप, इसके बारे में बताइए। जल्दी से आगे चलते हैं हम। रडार का उपयोग किसके लिए किया जाता है? प्रकाश तरंगों का उपयोग करके वस्तुओं का पता लगाने के लिए, वस्तुओं का पता लगाने के लिए, ध्वनि तरंगों को परिवर्तित करना, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति और स्थान का निर्धारण करना, वर्षा लाने वाले बादलों का पता लगाना। UPSC रडार से संबंधित प्रश्न पूछा है, अभी हाल फिलहाल में पूछा है, बस ये कि ऑप्शन को थोड़ा सा घुमा फिरा करके अंतर कर दिया है, सिंपल प्रश्न पूछा है। अब देखिए यहां से थीम आपकी रिपीट कर जाती है, तो इसके बारे में आपको पढ़ना है अच्छे से दोस्तों। ठीक है, इसका आंसर बताइए क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका C, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति और स्थान का निर्धारण करने के लिए। ठीक है, रडार का उपयोग, वही आंसर है, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति और स्थान का निर्धारण करना है। ठीक है, रडार, इसका पूरा नाम रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग है। ठीक है, रडार का पूरा नाम क्या है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग है। यह एक ऐसी प्रणाली है जो उड़ते हुए विमानों, जहाजों या अन्य वस्तुओं की दूरी, दिशा और गति का पता लगाने के लिए रेडियो तरंगों का उपयोग किया करती है। ठीक है, ध्वनि तरंगों का उपयोग कैसे होगा? वस्तुओं का पता लगाने के लिए ध्वनि तरंगों या पराश्रव तरंगों का उपयोग सोनार प्रणाली में किया जाता है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से पानी के भीतर पनडुब्बियों या समुद्र की गहराई मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। भारत में भारत में नगर पालिका के पानी का समानता उपचार किससे किया जाता है? नगर पालिका का जो पानी होता है उसका समानता उपचार किससे किया जाता है? क्लोरीन के द्वारा किया जाता है, B पोटेशियम परमैंगनेट के द्वारा किया जाता है, C सोडियम क्लोराइड के द्वारा किया जाता है, और D सोडियम कार्बोनेट के द्वारा किया जाता है। अब आपको इसका आंसर बताना है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका A, क्लोरीन के द्वारा किया जाता है। सिंपल सी बात है, जो हम लोग पहले पानी जो है टंकियों में जो साफ, जो नगर पालिका की टंकियां होती थी उसमें क्लोरीन की गोलियां डाली जाती जिससे पानी साफ हो। भारत में नगर पालिका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले पानी, पीने के पानी, उस समय की बात है, ठीक है, पीने के पानी को कीटाणु रहित करने के लिए बड़े पैमाने पर क्लोरीन गैस या ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया को क्लोरीनीकरण या क्लोरिनाइजेशन कहते हैं। यह पानी में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया और वायरस को नष्ट करता है। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट क्या है? इसे आमतौर पर लाल दवा कहा जाता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से गांवों में कुओं के पानी को साफ करने के लिए किया जाता है, ना कि बड़े शहरी नगर पालिका संयंत्रों में। ठीक है, सोडियम क्लोराइड क्या है? यह साधारण नमक है जिसका उपयोग भोजन में किया जाता है, पानी के उपचार में नहीं किया जाता। ठीक है, सोडियम क्लोराइड।
सोडियम कार्बोनेट क्या है? इसे धामन सोडा भी कहते हैं, वाशिंग सोडा भी कहते हैं। इसका उपयोग मुख्य रूप से पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने और कपड़े धोने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए, सामान्य जानकारी है, एक तरीके से जीके की जानकारी है। आगे चलते हैं। महाद्वीपीय शेल्फ क्या है? महाद्वीपीय शेल्फ क्या है? यह महासागर का वह भाग है जो वास्तव में भूभाग का ही विस्तार है परंतु जलमग्न है। ठीक है। बी, यह वह भाग है जहां से महासागर प्रारंभ होता है। यह वह भूभाग है जो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है। यह महाद्वीप का वह भाग है जो अपेक्षाकृत उथले समुद्र में डूबा हुआ है। ठीक है, तो आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा आपका ए, यह महासागर का वह भाग है जो वास्तव में भूभाग का ही विस्तार है परंतु जलमग्न है। जैसे मान लो ये है, ये आपका क्या हो गया? भूभाग हो गया। ठीक है, और ये आपका क्या हो गया? समुद्र हो गया मान लो। ठीक है, ये पानी भरा हुआ है, इसे ऐसे यहां तक भरा हुआ है पानी। ठीक है, तो ये वाला क्षेत्र जो हो गया ये पानी से डूबा हुआ है। ठीक है, ये पानी से डूबा हुआ है, तो ये महाद्वीपीय शेल्फ कहलाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, पढ़ लेते हैं इसकी। महासागर का, यह महासागर का वह भाग है जो वास्तव में भूभाग का विस्तार ही है परंतु जलमग्न है। महाद्वीपीय शेल्फ पढ़ लेते हैं फिर इसके। इसे हिंदी में महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय शेल्फ को हिंदी में महाद्वीपीय मग्न तट, मग्न तट का मतलब मग्न हो गया है पानी से भी कहा जाता है। यह किसी महाद्वीप का वह डूबा हुआ किनारा होता है जो एक उथले समुद्र ये खाड़ी के नीचे फैला होता है। भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह वास्तव में महाद्वीपीय भूभाग का ही हिस्सा होता है जो समुद्र का जल स्तर बढ़ने या भूमि के धसाव के कारण पानी में समा गया है। ठीक, विशेषताएं क्या है? यह समुद्र का सबसे उथला भाग होता है जहां गहराई आमतौर पर 100 से 200 मीटर तक होती है। इसका ढलान बहुत धीमा लगभग 1 डिग्री होता है। सूर्य का प्रकाश यहाँ आसानी से तल तक पहुंचता है जिससे यह क्षेत्र मछली पकड़ने और खनिज तेल या प्राकृतिक गैस की खोज के लिए दुनिया में सबसे समृद्ध माना जाता है। आगे चलते हैं हम। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, अब इससे संबंधित 2023 या 24 या 25 में क्वेश्चन फिर से पूछा गया था। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा से बस स्थान को इधर उधर कर दिया था, नाम बता दिया था कि यहाँ फलाना स्थान है, यहाँ ये स्थान है, और दोनों के बीच में व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान ऐसे वापिस आता है, मतलब कि पूर्व से पश्चिम की ओर, तो दिन घट जाएगा कि बढ़ जाएगा ऐसा पूछा था। ठीक है, तो इसका मतलब अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा संबंधित प्रश्न पूछ लेता है। बस ये है कि प्रैक्टिकल थोड़ा सा पूछता है, व्यवहारिक पूछता है, बाकी इसके बारे में पढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में आपको बताना है। यह लगभग 180वें मध्याह्न रेखा के अनुरूप है जिसके पूर्व में स्थित क्षेत्रों को पश्चिम में स्थित क्षेत्रों, मतलब जो जैसे ये पूर्व में स्थित, ये पूर्व हो गया। ठीक है, और ये आपका पश्चिम हो गया। तो पश्चिम में स्थित क्षेत्रों की तुलना में कैलेंडर के अनुसार एक दिन पहले माना जाता है। ऐसा है क्या? बताइए जल्दी। यह लगभग 180वें देशांतर रेखा के अनुरूप है जिसके पश्चिम में स्थित क्षेत्रों को पूर्व में स्थित क्षेत्रों की तुलना में कैलेंडर तिथियों के एक दिन पहले माना जाता है। ऐसा है क्या? ऐसा ही तो है, यही तो है, यही इसका आंसर हो जाएगा। बाकी पढ़ लेते हैं। यह लगभग 90वें मध्याह्न रेखा के अनुरूप है जो ग्रीनविच मध्याह्न रेखा, ये तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, 180 की बात हो रही है। इंटरनेशनल डेडलाइन 180 डिग्री अच्छा देशांतर पर होती है। ठीक है, लगभग एक तो 135वें मध्याह्न रेखा, तो ये भी नहीं हो सकता है। ठीक है, फिर भी पढ़ लेते हैं। 135वें मध्याह्न रेखा के अनुरूप है जो ग्रीनविच मध्याह्न रेखा के विपरीत दिशा में स्थित है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। 0 अंश पर ग्रीनविच रेखा है तो इंटरनेशनल डेडलाइन उसके विपरीत होगी, 180 डिग्री पर होगी। ठीक है, और इसके पश्चिम में स्थित, मतलब यहाँ पर जो स्थित क्षेत्र है वो पूर्व में स्थित क्षेत्र की तुलना में कैलेंडर की तिथियों में एक दिन पहले माना जाता है। ठीक है, एक दिन इधर आप जाओगे तो एक दिन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, पढ़ लेते हैं हम। वही चीज लिखी हुई है बी नंबर। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में पढ़ते हैं। यह प्रशांत महासागर के बीच में उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा है जो मुख्य रूप से 180वें देशांतर या मध्याह्न रेखा का अनुसरण करती है। ठीक है, तिथियों में अंतर क्या है? चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है इसलिए पूर्वी गोलार्ध जो तिथि रेखा के पश्चिम में स्थित है, पूर्वी गोलार्ध जो तिथि रेखा के पश्चिम में स्थित है, जैसे एशिया और ऑस्ट्रेलिया का समय आगे चलता है। ठीक है, उदाहरण इसके बारे में पढ़ लेते हैं। जब अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के पश्चिम एशिया या जापान में सोमवार का दिन शुरू हो चुका होता है, ठीक उसी समय उसके पूर्व अमेरिका अलास्का में पिछले दिन यानी रविवार चल रहा होता है। इसलिए पश्चिम वाले क्षेत्रों को कैलेंडर तिथि में एक दिन पहले माना जाता है। ठीक है, यही चीज हो जाएगी। आगे चलते हैं हम। किस प्रकार की चट्टानों में जीवाश्म अधिक मात्रा में पाए जाते हैं? किस प्रकार की चट्टानों में जीवाश्म अधिक मात्रा में पाए जाते हैं? जल्दी से बताइए, इसका आंसर क्या होगा? ए, अग्नि चट्टान में,
बी रूपांतरित चट्टान में, सी अवसादी चट्टान में, और डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जल्दी से बताइए। जीवाश्म किस में पाए जाएंगे? अवसादी चट्टानों में। भाई अवसादी चट्टानें क्या हो जाती है? जैसे मान लीजिए कोई चट्टान है, ठीक है, तो इसमें गर्मी बरसात होने के कारण ये क्या होती है? टूटती हैं, टूट कर अलग हुई, फिर इनके बीच में क्या होता है? ये टूट कर इनका क्षेपण हो गया, ठीक है, ये क्या हो गई? टूट गई, इनका क्षय हो गया, और ये क्षय होकर के एक साथ हवा के द्वारा, पानी के द्वारा एक जगह ला करके इकट्ठा कर दी जाती है। मान लो यहाँ से उठाई गई और यहाँ इकट्ठा कर दी गई, तो ये क्या हो गई? चट्टान बन गई। इनके बीच में कुछ अवशेष, जो जीवाश्म के अवशेष दब जाते हैं, तो इसीलिए अवसादी चट्टान इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी कभी जो है हम लोग ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो इसके बारे में और अच्छी से जानकारी यहाँ पर पढ़ लेंगे। अवसादी चट्टानें, इन चट्टानों का निर्माण प्राचीन पौधों, जानवरों और सूक्ष्म जीवियों के अवशेषों के परतों के रूप में जमा होने और दबने से होता है। इसी कारण इनमें सबसे अधिक मात्रा में जीवाश्म पाए जाते हैं। कोयला और पेट्रोलियम भी इन्हीं चट्टानों में मिलते हैं, ठीक है। अग्नि चट्टान, ये पिघले हुए मैग्मा लावा के ठंडे होने से बनती हैं। अत्यधिक तापमान के कारण इनमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। रूपांतरित चट्टान के बारे में पढ़ते हैं। अत्यधिक गर्मी और दबाव कारण अग्नेय या अवसादी चट्टानें बदलकर रूपांतरित बनती हैं, जिससे यदि कोई जीवाश्म होता भी है तो वह नष्ट हो जाता है, ठीक है, टेम्परेचर के कारण, टेम्परेचर और प्रेशर के कारण। आगे चलते हैं हम, ये प्रश्न पढ़ते हैं। डोलड्रम्स से तात्पर्य क्या है? डोलड्रम्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। भूमध्य रेखा के निकट शांत और हल्की परिवर्तनशील हवाओं का एक क्षेत्र। जल्दी बताइए, यही है क्या आंसर? आगे पढ़ते हैं। बी प्रशांत महासागर के केंद्र में स्थित एक विशेष क्षेत्र। सी ऊपरी वायुमंडल का वह क्षेत्र जो क्षोभ सीमा से ऊपर की ओर पृथ्वी से लगभग 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको इसका आंसर बताना है, जल्दी इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा आपका ए, भूमध्य रेखा के निकट शांत और हल्की परिवर्तनशील हवाओं का एक क्षेत्र, ठीक है। डोलड्रम्स उसी को कहते हैं, पढ़ लेते हैं हम। ए ही इसका आंसर है, भूमध्य रेखा के निकट शांत और हल्की परिवर्तनशील हवाओं का एक क्षेत्र। डोलड्रम्स यह भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री उत्तर 5 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच स्थित एक निम्न वायुदाब का क्षेत्र होता है, लो प्रेशर जोन, उसी को हम डोलड्रम बोलते हैं, शांत क्षेत्र। इस क्षेत्र में अत्यधिक गर्मी के कारण हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती हैं। इससे धरातल पर हवाओं की गति अत्यंत धीमी होती है और वातावरण बहुत शांत रहता है। सी यह ऊपरी वायुमंडल में क्षोभ सीमा से ऊपर के क्षेत्र को दर्शाता है, जिसका डोलड्रम्स से कोई संबंध नहीं है, ठीक है। सी विकल्प के बारे में बता रहा है। आगे चलते हैं हम। दोनों ओर से जल से घिरी हुई, दोनों ओर से जल से घिरी हुई भूभाग के बड़े हिस्सों से जुड़ने वाली एक सक्रिय पट्टी को क्या कहते हैं? आपको बताना है। दोनों ओर जल से घिरी हुई, ठीक है, और भूभाग के बड़े भाग, मान लो ये जो दोनों ओर जल से घिरी है, ठीक है, और भूभाग के बड़े हिस्से को जोड़ती, मान लो ये हिस्सा इसे जोड़ रही है, और यहाँ पर ये आपका जल का स्रोत है, ये भी आपका जल का स्रोत है, ये आपका भूभाग है, ठीक है, और ये आपका भूभाग है। ये कोई स्थल है, स्थल को स्थल से जोड़ रहा है, लेकिन दोनों ओर जल से घिरा हुआ है, तो इसको क्या कहेंगे? बताइए। ए टिब्बा कहेंगे, बी विषुव कहेंगे, सी स्थल डमरू मध्य कहेंगे, या जल डमरू मध्य कहेंगे? जल्दी से बताइए, क्या कहेंगे? इसको हम स्थल डमरू मध्य कहेंगे, ठीक है, पढ़ लेते हैं हम। स्थल संधि भी बोल सकते हैं। स्थल डमरू मध्य यह दो बड़े भूभागों को आपस में जोड़ने वाली भूमि की एक सक्रिय पट्टी होती है, जिसमें दोनों ओर पानी होता है। उदाहरण के लिए पनामा स्थल डमरू मध्य उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को जोड़ता है, ठीक है। जल डमरू मध्य क्या होता है? यह दो बड़े जल निकाय जो समुद्रों या महासागरों को जोड़ने वाला एक सकरा पानी का मार्ग होता है, ना कि भूभाग, ठीक है। विषुव क्या होता है? वह समय जब, ऑप्शन के बारे में बता रहा है, ठीक है, सारे ऑप्शन इन्होंने बता दिए हैं। विषुव इक्विनॉक्स यह वह समय है जब सूर्य भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर होता है, जिससे दिन और रात बराबर होते हैं, ठीक है। टिब्बा क्या होता है? ड्यून यह मरुस्थलों में हवा द्वारा बनाई गई रेत की पहाड़ी होती है, ठीक है। आगे चलते हैं हम। ग्रीनविच के बुधवार को सुबह 8 बजे का समय कब होगा? ग्रीनविच के बुधवार को सुबह 8 बजे का समय कब होगा? लंदन में बुधवार को रात 10:30 बज रहे हैं। न्यूयॉर्क में मंगलवार को 6:15 बजे हैं। हांगकांग में बुधवार को दोपहर 3 बजे हैं। टोक्यो में बुधवार को शाम 5 बजे हैं। अब इसका आंसर बताइए क्या होगा? जल्दी से। ग्रीनविच के बुधवार को सुबह 8 बजे का समय कब होगा? जब
टोक्यो में बुधवार को शाम 5 बजे होंगे। अब ये कभी टाइमलाइन जब हम पढ़ेंगे तो इसके बारे में आपको अलग से जानकारी देंगे। बाकी आप चाहो तो इसके बारे में अलग से एनसीईआरटी में दिया हुआ है, उसमें आप जाकर के पढ़ सकते हो। जैसे कि आपको पता है कि जैसे मान लो ये ग्रीनविच रेखा है, ठीक है, ये ग्रीनविच मीन टाइमलाइन है, ठीक है, 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ठीक है, ये लगभग लंदन से निकलती है, ठीक है। तो यहाँ अगर मान लो कि 12 बज रहे हैं, मान लो 12 बज रहे हैं, तो इधर पूर्व में जाओगे तो समय बढ़ता है, ठीक है, पूर्व में जाओगे तो समय क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे कि मान लो यहाँ 12 बज रहा है तो 1 बजेगा, 2 बजेगा। जैसे अपने यहाँ भारत में 82.5 अंश है, तो इसका मतलब 5.5 घंटे प्लस, अगर मान लो ग्रीनविच लंदन में 12 बज रहे हैं तो हमारे यहाँ 5.5 बज रहा होगा, ठीक है, ठीक है। अब पीछे जाओगे तो समय क्या होगा, घटेगा, घटेगा समय, तो उसके आधार पर तय करते हैं। तो इसको जो है कभी हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर टोक्यो में बुधवार को शाम 5 बजे, जब 5 बज रहे होंगे तो ग्रीनविच में सुबह 8 बज रहे होंगे, ऐसा कुछ है, ठीक है। बाकी इसके बारे में पढ़ लेते हैं हम। टोक्यो में बुधवार शाम 5 बजे, ठीक है। जीएमटी ग्रीनविच मीन टाइम, इसे विश्व का मानक समय कहा जाता है, 0 डिग्री देशांतर। प्रश्न के अनुसार ग्रीनविच में बुधवार के सुबह 8 बजे है। टोक्यो का समय, जापान का मानक समय ग्रीनविच समय से 9 घंटे आगे चलता है। जैसे भारत का 5.5 घंटे आगे चलता है, वैसे जापान में ही टोक्यो स्थित है, ठीक है। तो जापान का कैसे 9 घंटे आगे चलता है। और जापान आपको पता है लंदन से, ये मान लो जीएमटी है तो इससे लंदन से इधर स्थित है, पूर्व में स्थित है, ठीक है। तो 9 घंटे है तो 9 घंटे कम कर दो, तो जब अगर 5 बज रहा होगा, 5 में 9 कम करोगे तो सुबह का 8 लंदन में बज रहा होगा। इसलिए जब ग्रीनविच में सुबह 8 बजेंगे तब टोक्यो में 8 + 9 मतलब 17 बज रहे होंगे। 17 का मतलब शाम के 5 बज रहे होंगे, ठीक है। अन्य विकल्प, हांगकांग का समय जीएमटी +8 है, इसलिए वहां समय 4 बजेंगे। लंदन स्वयं ग्रीनविच रेखा पर है, इसलिए वहां भी सुबह 8 ही बजेंगे, ठीक है। तो ये खैर अलग चीज है, ये जब हम टाइमलाइन पढ़ेंगे कभी तो बताएंगे। बाकी आप चाहो तो एनसीईआरटी में पढ़ सकते हो। सबसे लंबा 4 पैरों वाला जानवर कौन सा है? आपको इसके बारे में भी बताना पड़ेगा क्या? ए जेब्रा, बी हाथी, सी जिराफ और डी शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग तो बिल्कुल ही हटा दो, जिराफ ही इसका आंसर है। सबसे लंबा तो यही है ना, जिराफ। यह दुनिया का सबसे ऊंचा लंबा जीवित चौपाया मतलब 4 पांव वाला जानवर है। इसकी लंबी गर्दन और पैरों के कारण इसकी कुल ऊंचाई लगभग 5 से 6 मीटर तक हो सकती है, ठीक है। एलिफेंट, यह जमीन पर रहने वाला सबसे भारी और विशालकाय जानवर है, लेकिन इसकी ऊंचाई जिराफ से कम होती है, ठीक है। शुतुरमुर्ग, यह दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी है जिसके केवल 2 पैर होते हैं, इसलिए 4 पैरों वाला जानवर नहीं है, ठीक है। ये बच्चों जैसा सवाल था, फिर भी हम लोग कर लेते हैं। वह सरीसृप, सरीसृप का मतलब जो रेंगते हैं, जो जीव रेंग कर चलते हैं, जैसे सांप है, छिपकली है, इस तरह, ठीक है। तो वह सरीसृप कौन सा है जो अपने तीव्र रंग परिवर्तन के लिए प्रसिद्ध है? ए छिपकली, बी गिरगिट, सी ग्लास स्नेक और डी कछुआ। तो आपको इसके बारे में बताना है कि आपको कहते नहीं है बिल्कुल गिरगिट के तरीके रंग बदल दिए, है ना। तो ये इसका आंसर आपका बी होगा। पढ़ लेते हैं हम, गिरगिट ही इसका आंसर है। रंग परिवर्तन, गिरगिट अपनी त्वचा का रंग बहुत तेजी से बदलने के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, कारण यह अपनी त्वचा में मौजूद क्रोमैटोफोर्स नामक विशेष कोशिकाओं की मदद से तापमान, प्रकाश और अपने मूड के अनुसार रंग बदलता है, ठीक है। आत्मरक्षा, रंग बदलने की यह कला इसे शिकारियों से बचने और अपने शिकार को धोखा देने में मदद करती है, ठीक है। आगे चलते हैं हम, पढ़ लेते हैं। किसी पक्षी की चोंच छेनी के जैसी होती है। किसकी छेनी जैसी चोंच होती है? तो ए तोता की, बी बुलबुल की, सी कंठफोड़वा की और वुडचुक की। तो आपको बताना है, हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि कंठफोड़वा हो क्या, मतलब कि कहीं पर सीट वगैरह में कोई खुरोच कर रहा होता है, जैसे स्कूल में हम लोग पढ़ते थे तो पेन से खुरेच करता है ना, तो हम लोग कह देते हैं कंठफोड़वा हो क्या। कंठफोड़वा का मतलब जिसकी चोंच लंबी होती है। तो एक पक्षी होता है कंठफोड़वा, उसकी चोंच छेनी जैसी होती है और वो पेड़ों को अच्छे से कुरेद देता है, मतलब छील देता है, काट देता है, ठीक है। तो उसको इसका आंसर सी होगा। पढ़ लेते हैं, इसका इंग्लिश में वुड पिकर भी बोलते हैं। इस पक्षी की चोंच बहुत मजबूत, सीधी और नुकीली होती है, जो बिल्कुल एक छेनी चाइजेल की तरह काम करती है। उपयोग, अपनी विशेष चोंच का उपयोग पेड़ों के तनों में छेद करने, लकड़ी के अंदर छिपे कीड़ों मकोड़ों को निकालने और अपना घोंसला गोंद बनाने के लिए करता है, ठीक है। अन्य विकल्प, तोते की चोंच घुमावदार मुड़ी हुई होती है, जो फल या बीज तोड़ने के काम आती है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। भारी वर्षा से मिट्टी का क्या प्रभाव पड़ता है? भारी वर्षा अगर होगी तो मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उसकी अम्लता बढ़ाना,
इसकी क्षारीयता बढ़ाना है, इसकी प्रजनन क्षमता को कम करना है। आपको बताना है क्या हो जाएगा, अगर भारी वर्षा होती है तो इसकी अम्लता क्या हो जाती है, इसकी अम्लता बढ़ जाती है। ठीक है, पढ़ लेते हैं हम। इसकी अम्लता बढ़ जाती है। अम्लता बढ़ने का मतलब भारी वर्षा के कारण मिट्टी में मौजूद क्षारीय खनिज, पोषक तत्व जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम पानी से घुलकर नीचे की तरफ बह जाते हैं। इसके कारण, इसके परिणाम स्वरूप मिट्टी में हाइड्रोजन, एल्युमिनियम जैसे अम्लीय तत्वों का संचय हो जाता है, जिससे मिट्टी की अम्लता बढ़ जाती है। उर्वरता पर प्रभाव क्या पड़ेगा, अम्लता अत्यधिक बढ़ने से मिट्टी की प्राकृतिक उपजाऊ क्षमता, उर्वरता पर बुरा असर पड़ता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। पंपास विशाल घास के मैदान, ये कहाँ स्थित है, कहाँ पर है? ए दक्षिण अमेरिका में, बी उत्तरी अमेरिका में, सी अफ्रीका में और डी यूरेशिया में। अब आपको पता है पंपास ये कहाँ है, ये आपके दक्षिण अमेरिका में। पढ़ लेते हैं हम, दक्षिण अमेरिका ही इसका आंसर है। पंपास ये दुनिया के, यह दुनिया नहीं, ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित विशाल शीतोष्ण घास के मैदान है, जो मुख्य रूप से अर्जेंटीना, उरुग्वे, ब्राजील के कुछ हिस्से में फैले हैं। उत्तरी अमेरिका यहाँ के प्रमुख घास के मैदानों को प्रेरी कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका में जो घास के मैदान है उनको प्रेरी कहते हैं, और दक्षिण अमेरिका में पंपास भी कहते हैं, और भी बहुत अलग अलग नाम है उनके अलग अलग क्षेत्रों में। अफ्रीका में क्या, यहाँ पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को सवाना और शीतोष्ण घास के मैदानों को वेल्ड कहा जाता है। ये एनसीईआरटी में सब दिया हुआ दोस्तों। यूरेशिया इस क्षेत्र में फैले घास के मैदानों को स्टेपीज या स्टेप्स कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत विश्व में उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। किस चीज में उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? तो ए चाय, बी चीनी, सी चावल, डी गेहूं। तो ये चाय के स्थान पर है। बाकी हम लोग पढ़ लेते हैं इसमें। पुराने समय का है तो चाय में है, इससे संबंधित हम लोग पहले भी सवाल कर चुके हैं। पुराने या पारंपरिक समान ज्ञान के अनुसार, वर्तमान रिपोर्ट के अनुसार चावल में हम सबसे ऊपर हैं। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षाओं, पुरानी किताबों के अनुसार इसका उत्तर चाय माना जाता रहा है, लेकिन हालिया वैश्विक आंकड़ों के अनुसार भारत ने चीन को पीछे छोड़कर चावल के कुल उत्पादन में भी शीर्ष स्थान हासिल कर लिया। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा चाय। लंबे समय तक भारत विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश रहा है। हालांकि वर्तमान में चीन और भारत में इसके शीर्ष स्थान को लेकर कड़ी प्रतिस्पर्धा रहती है। चावल और गेहूं, इन दोनों फसलों के उत्पादन में पारंपरिक रूप से चीन पहले स्थान पर है और भारत दूसरे स्थान पर है। ठीक है, लेकिन नवीनतम वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार भारत के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। आखिरी प्रश्न है, शुक्र ग्रह का उदय होना दर्शाता है, किसको दर्शाता है? दक्षिणी ध्रुव को, बी उत्तरी ध्रुव को, सी पूर्व को और डी पश्चिम को। जो शुक्र ग्रह का उदय कहाँ होता है? पूर्व में होता है। ठीक है, देख पढ़ लेते हैं हम। पूर्व ही इसका आंसर है। आकाशीय पिंडों का उदय पृथ्वी के पश्चिम से पूर्व की ओर घूमने या घूर्णन के कारण सूर्य, चंद्रमा और शुक्र सहित सभी ग्रह हमेशा पूर्व दिशा में उदय होते हैं और पश्चिम में अस्त होते हैं। ठीक है, भोर का तारा, शुक्र ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है क्योंकि यह सुबह के समय सूर्योदय से ठीक पहले पूर्व दिशा में बहुत चमकीला दिखाई देता है। शाम के समय यह पश्चिम दिशा में दिखाई देता है, इसे सांझ का तारा भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। और दोस्तों, कहीं पर भी कोई त्रुटियां समझ में आ रही हो या कहीं कोई गलती आपको लग रही है, ये कहीं पर आपको कुछ समझ में ना आ रहा हो, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि सर इस पर ये सुधार होना चाहिए, या किसी प्रकार के, वैसे तो हम लोग किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं करते हैं, फिर भी अगर कोई गलती हो जाती है तो आप हमें बताइए, उस पर सुधार करेंगे। बाकी आपको कहीं पर कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट करके हमसे सुझाव ले सकते हैं। अगर कहीं पर कोई दिक्कत आ रही हो तो आप हमें कमेंट करके बताइए, तो हम उसके लिए अलग से क्लास लेकर के, सेशन लेकर उसको समझा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो फिर यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।